हेलो बच्चों, अपन टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। एंड बी आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कंडक्टर्स ऑफ सेंटर ओ, मतलब दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स दे रखी, करंट करेंगे अपने को, दो संकेंद्रीय वर्ताकाल अपने को ये लूप दे रखे हैं, है ना। तो इसमें अपने को क्या बताना है, अपने को I1/I2 का अनुपात बताना है, अपने को I1/I2 का वैल्यू बताना है। और हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अपने को रेडियाई का रेशो मतलब त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, और अपने को चुंबकीय क्षेत्र का भी अनुपात दिया हुआ है। हम जानते हैं वर्ताकार कॉइल या कुंडली के कारण जो क्षेत्र होता है वो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होता है, ठीक है ना, केंद्र पर। अब यहाँ पर फेरों की संख्या का तो कोई जिक्र ही नहीं है, फिर भी हटाओ उसको अपन। तो अपन बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो समानुपाती है आई के और व्युत्क्रमानुपाती है आर के, ठीक है। यानी कि हमको निकालना है आई, तो आई समानुपाती हो गया बी नॉट आर के, यानी कि हमको निकालना I1/I2, तो इट इज B01/B02 इंटू R1/R2। तो I1/I2 इज इक्वल टू, अपने को 1 और 2 का रेशो दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात दे रखा 1:3, और रेडियस का रेशो दे रखा है अपने को 1:2। तो I1/I2 का जो रेशो आएगा आपका वो 1:6 आ जाएगा, ठीक है भैया। रैंक द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। वन पथों के लिए चुंबकीय क्षेत्र इसका मान बताना है अपने को, ठीक है ना। अपने को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है, हमको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसका वैल्यू बताना है। तो एम्पियर सर्किटर लॉ के अनुसार, एम्पियर के नियम अनुसार बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर होता है म्यू नॉट आई एंक्लोज्ड, आई नेट एंक्लोज्ड इन द लूप, ये होता है। मतलब आपको पता ही है ये आई नेट के समानुपाती हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो किसमें आई नेट ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर ये 2 एम्पियर यहाँ पर ए वाले लूप के अंदर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2 एम्पियर बाहर की ओर दिया हुआ है, ठीक है। बी वाले के अंदर अपने को दिया हुआ है 3 एम्पियर अंदर की ओर, ठीक है। फिर ये वाला यहाँ से सी वाला लूप है, ये वाला आपका कौन सा था ए, ये वाला आपका कौन सा था बी, ये वाला कौन सा था आपका सी, और ये कंप्लीट जो है वो आपका ये है डी। तो डायग्राम भी आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने बना दिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, हाँ, अपन कन्वेंशन मान लेते हैं कि अंदर जाने वाले करंट को हम प्लस नाम देंगे, प्लस देंगे, और बाहर आने वाले करंट को हम माइनस दे देंगे, ठीक है ना। उससे कोई अपने को, है ना, ये कन्वेंशन अपन ने बना लिया। तो हम देखेंगे जो आई नेट है ए वाले लूप के अंदर, तो आप देखेंगे ए वाले लूप के अंदर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर अंदर भी है, 2 एम्पियर बाहर भी है। तो इसको अपन 2 एम्पियर प्लस ले लेंगे और इसको 2 एम्पियर माइनस ले लेंगे, तो ये 0 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे आई नेट किसके अंदर, बी के अंदर, ये वाला बी वाला है। बी में अंदर की ओर 3 एम्पियर, उसको प्लस ले लेंगे, और बी में बाहर की ओर जो है वो 2 एम्पियर, उसको माइनस ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। फिर हम देखेंगे आई नेट एंक्लोज जो है सी के अंदर देखेंगे, तो सी के अंदर देखेंगे तो 3 एम्पियर अंदर है, 2 एम्पियर दोनों की दोनों सी के अंदर अंदर की ओर है। तो ये +3 +2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 5 एम्पियर हो जाएगा। और अगर हम डी के अंदर देखेंगे, आई नेट डी के अंदर हम देखेंगे, तो डी के अंदर तो सारे करंट्स आ गए। तो ये दोनों करंट चलो लिख देते हैं, +3 +2, और ये भी डी के अंदर है, तो इट इज -2, तो ये हो गया 3 एम्पियर। तो जिसके अंदर करंट एंक्लोज ज़्यादा है उसका ये वाला वैल्यू भी ज़्यादा होगा, जिसके अंदर करंट ज़्यादा आ रहा है उसका ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी सबसे ज़्यादा होगा, तो सी लास्ट में आएगा, क्योंकि हमको स्मॉल से लार्जेस्ट पे जाना है, हमको छोटे से बड़े क्रम में सी सबसे आखिरी में आएगा। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। फिर अब और भी चेक कर लेते हैं, फिर डी वाला आ रहा है क्या, बिल्कुल डी वाला आ रहा है, फिर आ रहा है बी वाला आ रहा है, और फिर 0 वाला आएगा। तो ये बिल्कुल आंसर आपका सही हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज 8 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अपने को मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। शॉर्ट बार मैग्नेट है, मतलब हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल है एक लघु चुंबक के कारण अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बी एक्सियल का जो फॉर्मूला है, अगर हम मैग्नीट्यूड में देखें सिर्फ, तो वो फॉर्मूला है आपका, चलो वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। तो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2m वेक्टर अपॉन r क्यूब, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अपन इसकी वैल्यू निकाल भी लेते हैं, बी एक्सियल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अब, ठीक है। ये हो गया 10⁻⁻⁷,
ये हो गया 2 इंटू एम, एम हो गया 8 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस 20 इंटू 10⁻⁻² का होल क्यूब, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 8, ठीक है, अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है, 10⁻⁻7 और ये -6 तो कितना हो जाएगा, ये +6, ये से ये कट गया 10 बार, ठीक है, ये से ये 4 बार, ये भी कट गया कितनी बार, 10 बार, ये कट गया 2 बार, ये भी कट गया कितना, 10 बार, ठीक है ना। तो ये जो बी एक्सियल है आपका वो कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻1 और फिर ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, है ना, टेस्ला। और आपको पता है कि जो है ना भूमध्य रेखीय बिंदु पर यानी कि इक्वेटोरियल पे जो फील्ड होता है वह फील्ड एक्सियल फील्ड का आधा होता है, एक्सियल फील्ड का आधा होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर फॉर्म में देखें तो -μ0/4π, ठीक है, m वेक्टर अपॉन r क्यूब, तो इसका जस्ट आधा होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड में हम देखें तो इसका आधा करेंगे तो 10⁻⁻4 टेस्ला आएगा, तो आपका पहला वाला आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 2 लॉन्ग थिन वायर्स डिस्टेंस a अपार्ट exert a force F on one another when current through each wire is I। दो मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, दो केस बना लेते हैं अपन यहाँ पर, करंट कैरिंग वायर है, उनमें करंट I और I है, मेरे पास दो धारावाही लंबे सीधे तार है जिनमें धारा, प्रत्येक में धारा I है और उनके मध्य दूरी A है। अब उनके अंदर क्या किया जा रहा है, डिस्टेंस को दोगुना किया जा रहा है, डिस्टेंस को क्या कर दिया 2 है और जो धारा है वह कर दिए I/4, जो करंट है वो I/4 कर दिया है, ठीक है। तो वे एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे बाद में। तो जो पहले फोर्स था, फोर्स पर यूनिट लेंथ फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला तो अपना ये है μI1I2 अपॉन a स्क्वायर सॉरी 2πa, ये फॉर्मूला है, μ0I1I2 अपॉन 2πa फोर्स पर यूनिट का फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लेंथ का मल्टीप्लाई भी इधर कर देते हैं अपन, लेंथ का मल्टीप्लाई भी इधर कर देते हैं, तो लेंथ का मल्टीप्लाई भी इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो μ0/2π तो एज इट इज है, करंट का जो लेंथ भी एज इट इज है, करंट का जो प्रोडक्ट है वो कितना है I/I, कितना हो गया I² अपॉन डिस्टेंस a है। अब बाद में अगर फोर्स देखेंगे तो μ0/2π L एज इट इज है, करंट जो है वो I²/16 है क्योंकि I/4 इंटू I/4 I/16 होगा और डिस्टेंस जो है वो 2 है। तो दोनों का अगर मैं रेशो देखूंगा तो F' में ये पूरा पोर्शन तो कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा I²/32a, इसको डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे a/I², I² से R² कट गया, a से a कट गया, कितना हो गया 1/32, तो F' विल बिकम F/32, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, पहले करंट I था, बाद में करंट I/4 है, तो बाद का फोर्स ये हो जाएगा, पहले का फोर्स ये, दोनों को डिवाइड करा, जो कटना था कट गया, जो बच गया था वो आंसर आ गया, ठीक है। कंडक्टिंग लूप कैरिंग ए करंट I इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब देखो इस तरीके का चित्र अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने को बताना है कि ये x में गति करेगा या -x में गति करेगा, विस्तारित होगा, संकुचित होगा, क्या होगा। तो अपन यहाँ पर छोटे छोटे अवयव, छोटे छोटे एलिमेंट मान लेते हैं। यहाँ पर अपन मैंने 2-4 एलिमेंट मान के देखता हूँ। तो इसमें जो धारा है ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट की तरफ हम सीधा हाथ रखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे तो बल आएगा, क्योंकि बल जो होता है वह I/dl×b होता है। तो करंट की दिशा में अपने को हाथ रखना पड़ेगा, करंट एलिमेंट, ठीक है ना। तो इस पर फोर्स लगेगा dF इधर की तरफ, इस पर फोर्स लगेगा dF इधर की तरफ, इस पर फोर्स लगेगा dF इधर की तरफ, इधर फोर्स लगेगा dF इधर की तरफ। देखो इधर 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 और इधर, तो यह फोर्स इक्वल और अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। तो यह ट्रांसलेशन मोशन, स्थानांतरण गति नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन इन फोर्सेस के कारण ये एक्सपांड जरूर होगा, तो ये विस्तारित जरूर होगा, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो z डायरेक्शन में, z अंदर की तरफ होगा, ये यूनिफॉर्म फील्ड z डायरेक्शन के अंदर, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन का कैसा मोशन होना है वो अपने को दिखाना है। अब देखो जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो आप सबको पता है Q V क्रॉस B होता है,
V क्रॉस B की डायरेक्शन में फोर्स होता है अगर चार्ज पॉजिटिव हो, और V क्रॉस B के अपोजिट फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स अगर चार्ज नेगेटिव हो। चूंकि अपने पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो V इधर है, B अंदर है सॉरी, B इधर है, B अंदर है, तो जो फोर्स लगना है V क्रॉस B जो आ रहा है वो ऊपर है, और फोर्स भी ऊपर लगता है अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो, लेकिन V क्रॉस भी ऊपर है लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स नीचे की ओर लगेगा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा। और चूंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो मोशन होगा वो कैसा होगा, वृत्तीय पथ पे होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो आपका पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स नेगेटिव वाई वाला सही हो गया, और फिर आपका इलेक्ट्रॉन विल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ ये भी सही हो गया, बी एंड ई आपके सही हो गए। वृत्ताकार पथ पर चलेगा और ऋणात्मक वाई एक्स के और बल का अनुभव करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू मूव्स विद द वेलोसिटी दिस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय दिस वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। आपने को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी दिया, चुंबकीय क्षेत्र भी दिया, आवेश दिया और उसका वेग दिया, यानी कि इस पर लॉरेंज बल लगेगा। लॉरेंज बल जो होता है वो क्या होता है, क्यू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग होता है, योग सदिश होता है, सदिश योग होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अपने को यहाँ पर सिर्फ फोर्स का वाई कंपोनेंट बताना है। कौन सा कंपोनेंट बताना, वाई घटक बताना है। तो अपने को थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अपन डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो Q इंटू ई होता है, तो प्लस Q इंटू ई। अब ई में ऐसा मल्टीप्लाई होंगे, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, मेरे को मतलब किससे, इससे। तो लॉरेंज फोर्स का जो अगर मैं वाई कंपोनेंट देखूंगा तो उसमें Q इंटू जेकेप होगा। वाई वाला पोर्शन देख रहा हूँ, क्योंकि Q इंटू इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो एक्स और जेड कंपोनेंट मुझे लेना नहीं है, मैं सिर्फ वाई कंपोनेंट देख रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मैं थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट को समझ लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा V, तो I माइनस जे के, V को पहले लिखेंगे अपन, तो इट इज 3, यहाँ से देख लो 3, 4 और 1, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1, 1 और -3। तो मैं पहले V क्रॉस B निकालने की कोशिश करता हूँ। तो V क्रॉस B में मेरे को पूरा नहीं करना है, मुझे इसका भी कौन सा कंपोनेंट चाहिए, Y। तो मैं ये Y वाले को छुपा लेता हूँ, ऐसे ही करते हैं अपन, क्रॉस प्रोडक्ट माइनस जे लिखते हैं, इसको छुपा लेंगे, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 माइनस इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये हो जाएगा +10 जेकेप। अब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा +10 जेकेप को, तो इट इज Q इंटू +10 जेकेप। तो आपके पास फोर्स का जो लॉरेंस फोर्स का जो वाई कंपोनेंट मिला 10 और 1 11 क्यू जेकेप मिला। तो मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ वाई वाले पे ही कॉन्सेंट्रेट करूंगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपन, इन द फिगर एक्स वाई जेड आर लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स। एक्स वाई जेड सीधे लंबे तार है 25 सेंटीमीटर लंबाई के, वाई पर चुंबकीय बल, वाई की लंबाई कितनी है, कितने बल निकालना, 25 सेंटीमीटर वाले पे ही बल निकालना है। तो अपने को फोर्स का फॉर्मूला है μ0I1I2 L अपॉन 2πd या a जो भी है, ये फॉर्मूला है अपने पास। तो यहाँ पर अगर देखें तो करंट का प्रोडक्ट है, लेंथ भी सेम है, मतलब यहाँ पर जो फोर्स की डिपेंडेंसी जो कम ज़्यादा है वो किसकी वजह से होगा, करंट के प्रोडक्ट और डिस्टेंस की वजह से होगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 200 है और डिस्टेंस 10 है, तो 200/10, तो ये होगा 20, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 300 है और डिस्टेंस कितना है 3 है, तो ये प्रोडक्ट होगा 100। तो जिनका ये वाला वैल्यू ज़्यादा है वो फोर्स डोमिनेंट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये वाला इसमें करंट, ये एक्स और वाई में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वाई पे एक्स की वजह से क्या लगेगा, रिपल्शन, और वह फोर्स डोमिनेंट होगा क्योंकि इसका करंट का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रहा है, और इसका करंट का जो प्रोडक्ट है और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कम आ रहा है, 20 आ रहा है, ये 100 आ रहा है। और ये भी इसको क्या करने वाला है भाई साहब, रिपेल करने वाला, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो यह जेड वाला इधर है, एक्स वाला इधर, जेड वाला इधर, और जेड वाले की वैल्यू कम है, आप समझ रहे हो। लेंथ सेम है, μ0/2π सेम है, करंट का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस को अपन ने देख लिया, कौन सा फोर्स ज्यादा आ रहा है, एक्स वाला ज्यादा आ रहा है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो राइट में लगेगा। तो लेफ्ट वाले ऑप्शन तो गलत हो गए, फिर भी निकालना तो पड़ेगा, हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। तो जो एफ नेट है, तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो, तो कॉमन μ0/2π है, μ0/2π की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ हो गई। लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो 25 × 10⁻², वो भी कॉमन निकाल लिया अपन ने। अब यहाँ पर देखो एक्स का फोर्स मतलब एक्स की वजह से फोर्स वाई पर कितना हो जाएगा, करंट का प्रोडक्ट 300 अपॉन डिस्टेंस 3। अब 3 सेंटीमीटर में, तो उसका 10⁻² भी मैंने बाहर निकाल
माइनस करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है जेड वाला, जेड की वजह से फोर्स जो है वाई पे वो अपोजिट डायरेक्शन में है। उन दोनों का जो प्रोडक्ट देखेंगे वो 200 है, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है उनके बीच में 10 है, तो उसका 10⁻⁻2 तो मैं ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूँ। तो जो एफ नेट है बेटा वो देखना आप, ये 50 हो गया, ये से ये से वैल्यू कट जाएगी, ये 25 हो गया, 10⁻⁻7, ये कितना हो गया 100 माइनस 20, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 80, तो 50 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा 4000, तो 4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा राइट में, ठीक है ना। Resulting magnetic field at point O due to the current carrying wire shown in figure is the same as due to the, यहाँ पर जो O पे जो फोर्स है ये अपने को धारावाही तार इस प्रकार दिया हुआ है, जो O पे फोर्स निकालना है वह किस खंड के कारण होगा, एक्चुअली ऐसा बोला गया है, चुंबकीय क्षेत्र किस खंड के समान होगा, किस सेगमेंट के कारण ही फोर्स होगा वो अपने को बताना है। तो आप देख रहे हो ये एक एक्सिस है, तो यू वी और वाई जेड करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर की एक्सिस का पॉइंट है, तो यूवी और वाईजेड के कारण वैसे भी कोई फील्ड होनी नहीं है, इसके कारण इसमें करंट ऊपर जाएगा, इसमें करंट अंदर जाएगा, इसमें करंट अंदर जाएगा, इन तीनों के कारण जो फील्ड होगी वो अंदर की ओर होगी ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो फील्ड है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ये धारावाही तार की अक्ष पे ओ आ रहा है, धारावाही तार मतलब यूवी जो तार है उसकी अक्ष पे ओ है, वाईजेड जो तार है उसकी अक्ष पे ओ है, तो इन दोनों के कारण ओ पे क्षेत्र शून्य होगा, जो भी क्षेत्र यहाँ पर होने वाला है वो वी डब्ल्यू एक्स वाई के समान होने वाला है, मतलब इनकी वजह से ही जो होगा वो क्षेत्र होगा, ठीक है ना। In figure shows the three long straight wires P, Q, R carrying currents normal to the plane of paper. All these currents have the same magnitude. सब में करंट सेम है, ठीक है। तो P पर रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर P में करंट अंदर की तरफ है कितना I, यहाँ पर करंट अंदर की तरफ है कितना I, यहाँ पर करंट बाहर की ओर है कितना I, सब ये तीन लंबे तार हैं। अब यहाँ पर P पर परिणामी बल की दिशा सही तरीके से कौन दर्शा रहा है, ए बी सी डी, 4 तीर अपने को तीर दिए हुए हैं, दिस एरोस, तो इसमें से बताना है कि इन चारों में से कौन सा एरो सही फोर्स बता रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, ये दोनों विपरीत दिशा में करंट है, तो इसमें प्रतिकर्षण होगा, तो यहाँ पर Q के कारण इधर प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा, और यहाँ पर R और ये दोनों में अट्रैक्शन होगा, मतलब R P को अपनी तरफ खींचेगा और रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ होगा, परिणामी बल इधर की तरफ होगा। यहाँ पर दोनों तारों में जो धारा प्रवाह हो रही विपरीत दिशा में है, तो Q वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, और R वाला में और इसमें धारा समान दिशा में है, तो R वाला P को अपनी ओर खींचेगा, तो इन दोनों बल के परिणामी यहाँ पर आएगी, तो यह C वाला आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल समान वेगों से, सेम वेलोसिटी से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रैक बताना है अपने को, इलेक्ट्रॉन किस पथ का अनुसरण करेगा। अब यहाँ पर देखो ये वाला तो आपका न्यूट्रॉन हो गया, अब देखो v किधर है, ऊपर, सबके वेग ऊपर है, सबके वेलोसिटी ऊपर है, फील्ड अंदर है, v क्रॉस b इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो है वो v क्रॉस b के अपोजिट लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये वाला हो गया। अपना आंसर आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूं a और b क्या है। ए और बी में एक प्रोटॉन होगा और एक अल्फा होगा, क्योंकि वी क्रॉस बी इधर आ रहा है, तो इधर ही होगा प्रोटॉन, इधर ही होगा अल्फा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में उन पर फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको, रेडियस क्या होता है एम बी बाई क्यू बी, तो कौन सा प्रोटॉन है कौन सा ये है बता देता हूँ मैं आपको। तो आप देखो ये दोनों तो सेम है, तो अगर मैं रेडियस प्रोटॉन इस टू रेडियस अल्फा की बात करता हूं, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया, और अगर मैं यहाँ पे मास की बात करूंगा तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन हो गया और 2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया, तो ये से ये कट जाएगा, यानी कि Rp बाई आर अल्फा इज इक्वल टू 1:2, मतलब प्रोटॉन की रेडियस अगर आर है तो अल्फा की रेडियस 2 आर है, मतलब अल्फा ये है ज़्यादा रेडियस वाला और ये प्रोटॉन है। वैसे भी आपको आंसर तो इलेक्ट्रॉन का ही बताना था, मैंने आपको समझा दिया है। Following figure shows the arrangement of the bar magnets in the different configuration. Each magnet has a magnetic moment m. अब यहाँ पर देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ, द्विध्रुव आघूर्ण बताना किस में अधिकतम है ना, उच्चतम परिणामी चुंबकीय आघूर्ण किस में है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये m है, ये m है, तो ये √2m हो गया, ये m इधर है, ये m इधर है, तो ये m नेट 0 हो गया, यहाँ पर ये इधर m है, इधर m है, तो ये m 60 डिग्री पर √3m हो गया। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं एंगल को बढ़ा रहा हूँ, 90 डिग्री एंगल है तो √2 टाइम है,
एंगल को कम करा मैंने तो √3 टाइम हो गया, मतलब एंगल कम करने से मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ रहा है। अगर एंगल में 30 डिग्री कर दूंगा तो मैग्नेटिक मोमेंट और बढ़ेगा, क्योंकि वेक्टर के अंदर हमने पढ़ा है जो रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2 होता है अगर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहाँ पर अगर मैं थीटा कम करूंगा तो कम थीटा पे cos थीटा बढ़ता है, cos थीटा बढ़ता है तो रिजल्टेंट बढ़ता है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा। तो जिसमें एंगल सबसे कम होगा उसका रिजल्टेंट ज़्यादा होगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिकतम कम कोण वाले पे होगा। इन दोनों में कोण 90 है, इन दोनों में कोण 60 है, और इन दोनों का तो कट गया तो कम यहाँ पे 30 है, 30 डिग्री है, ठीक है ना। cos 30 है तो यहाँ पर cos 15 आ जाएगा। cos 15 का मान अच्छा होता है, 1 के आसपास होता है, ठीक है ना, 0.9 के आसपास होता है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। चलो, शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है अपने को, मैग्नेटिक चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है, लघु चुंबक है ना, उसका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो स्थायी साम्य में यानी कि इक्विलिब्रियम के अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यू बराबर माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा होता है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा जो न्यूनतम होती है वो माइनस एम बी होती है, और यह थीटा बराबर 0 डिग्री पे होती है। तो यू मिनिमम इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.4 इंटू 0.16, अब ऐसा यूनिट में दे रखा है 64 हो जाएगा, 3 के आगे डेसिमल लगाना है, जूल। दिस इज द आंसर। अ पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज अ नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ 6 एम्पियर पर सेकेंड। एक अनुचुंबकीय नमूना है, उसका चुंबकन का तीव्रता यानी कि मैग्नेटाइजेशन दे रखा है, मतलब ये आई दे रखा है आपको 6 एम्पियर पर मीटर, है ना। टेम्परेचर दे रखा है अपने को, ठीक है। जब इसे 4 केल्विन तापमान पर 0.4 टेस्ला के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि 4 केल्विन टेम्परेचर पर 0.4 टेस्ला एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो ये होता है। अब सैंपल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, अब चुंबकीय क्षेत्र को चेंज कर दिया, 0.4 से 0.3 कर दिया, और टेम्परेचर को बढ़ा के 4 से 24 कर दिया, तो अब आई का मान कितना होगा, तीव्रता कितनी होगी चुंबकन की, मैग्नेटाइजेशन कितना होगा। तो हम जानते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू B बाई टी या B नॉट बाई टी, ठीक है ना। आप सब लोग जानते हैं I बराबर काई H होता है, और I आप सबको पता है क्यूरी लॉ में ये C बाई टी होता है, और ये म्यू नॉट इंटू बी नॉट होता है। तो I प्रोपोर्शनल टू B नॉट बाई टी हो गया, समझ गए क्या। तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू B01 बाई B02 इंटू T2 बाई T1। तो पहले कितना था 6, बाद में कितना हो जाएगा निकालना है। पहले चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड 0.4 थी, बाद में कितनी हो गई 0.3, बाद में टेम्परेचर 24 हो गया, पहले टेम्परेचर 4 था। तो 6 बाई I2 इज इक्वल टू 4 बाई 3 इंटू 24/4, ठीक है ना। ये 4 से 4 कट गया, ठीक है ना। अरे बोलो ना, सही तो कर रहे हैं अपन। 0.4 0.3 0.4 0.3, बिल्कुल पहले वाली फील्ड रखी अपन ने, पहले का ये रखा अपन ने 24/4, बाद का टेम्परेचर पहले का टेम्परेचर, 4 से 4 कट गया, ये से कट गया कितना 8, 8 3 24। तो I2 विल नाउ बिकम एस 6/8 विच इज 3/4, तो आंसर विल बी 0.75, 3/4 0.75 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना। आप समझ रहे हो क्या। आई जो होता है वह चुंबकन की तीव्रता है, ठीक है, जो कि ससेप्टिबिलिटी इंटू एच होता है, एच होता है म्यू नॉट इंटू बी नॉट, ठीक है। तो यहाँ से एक सूत्र बन गया आपका क्यूरी नियम के अनुसार, ठीक है ना। चलो, a square loop is carrying a steady current I and the magnitude of magnetic dipole moment is same। एक वर्गाकार लूप है जिसकी भुजा मान लेता हूँ A, तो उसका जो पेरीमीटर होगा, है ना, वह कितना हो पेरीमीटर हो जाएगा, वो 4A हो जाएगा। पेरीमीटर मतलब चारों भुजा का योग, ठीक है ना। वर्गाकार लूप में स्थिर धारा I है, ठीक है। इस और इसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण m है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण m है। अब इसे वर्गाकार लूप, अब यहाँ पर स्क्वायर लूप को
सर्कुलर लूप में अब इस वर्गाकार लूप को वृत्ताकार लूप में बदल दिया जाता है। सर्कुलर लूप में करंट, और करंट अभी भी सेम है, तो वर्गाकार लूप में पलट दिया, करंट अभी भी सेम है। तो अब नया चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो वी ऑल नो दैट मैग्नेटिक मोमेंट अभी कितना है, आई इंटू एरिया दैट इज ए स्क्वायर है। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आई इंटू एरिया, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमको पता है उसी वायर को बनाया है, तो यहाँ पर जो पेरीमीटर है वो कांस्टेंट रहेगा, जो इसकी लंबाई है वो तो कांस्टेंट रहेगी, और इसकी लंबाई क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर। तो हम आर की वैल्यू निकाल पाएंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2a बाई पाई। अरे बोला आया समझ में? तो एम डैश बराबर आई पाई इंटू 4a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। तो जो एम डैश का वैल्यू है वो आई 4a स्क्वायर बाई पाई हो गया। ठीक है ना, 4 पाई से पाई कट गया, 4ia स्क्वायर बाई पाई हो गया। अब ia स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, m, तो इट इज 4 बाई पाई m, दिस विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? किया कुछ नहीं करा अपने, पेरीमीटर को कांस्टेंट के वहाँ की रेडियस निकाल दी, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और ia स्क्वायर को m लिख दिया। ठीक है ना, चलिए। Magnetic flux is changed from a coil of resistance 10 ohm. As a result, an induced current is developed in it, which varies with time as shown in figure. Find the magnitude of change in flux through the coil in Weber. 10 ओम प्रतिरोध की कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा होता है, जिससे कि कारण धारा समय के साथ परिवर्तन चित्र दिखाया गया है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिमाण वेबर में ज्ञात कीजिए। ठीक है। ठीक है, E बराबर होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, E बाई आर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर डी फाई बाई क्या होता है डी टी, और ये होता है आपका करंट। तो आई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई आर होता है, और सब इंटीग्रेट करने पे मुझे ये मिलता है एरिया अंडर आई टी ग्राफ। यह आई टी ग्राफ से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो ये कितना हो जाएगा, डेल फाई बाई आर। मैग्नीट्यूड की अगर बात कर ले तो ये एरिया निकाल लेंगे अपन। तो ये हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया जो है वो कितना हो जाएगा 0.2, ये एरिया हो गया। तो ये एरिया हो गया 0.2 इंटू रजिस्टेंस। अब ऐसा यूनिट के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टेंस कितना 10, तो चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा 2 वेबर। मेरे को लग रहा समझ में आ गया आपको। आईटी ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल आपको फ्लक्स में परिवर्तन बटे में रजिस्टेंस देता है, प्रतिरोध देता है। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल निकाल लिया, तो क्षेत्रफल ये आ गया है ना, इंटू रजिस्टेंस कर लिया अपन ने, ये क्षेत्रफल आ गया, इंटू रजिस्टेंस कर लिया अपन ने, तो चेंज इन फ्लक्स आ गया 2 वेबर। ठीक है। current flows through the inductor of inductance L varies as indicated in the figure. प्रेरकत्व तो L वाले प्रेरक से प्रवाहित धारा चित्र में दर्शाए अनुसार परिवर्तित होती है। धारा का उच्चतम मान I नोट है। प्रेरक के सिरों पर अधिकतम विभव पतन कितना होगा? प्रेरक के सिरों पर पतन होता है माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। अब जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर ये मैक्सिमम जो है कैसे निकालेंगे, स्लोप है आईटी ग्राफ का, तो स्लोप मतलब ये थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू दैट इज व्हाट डी आई बाई डी टी। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज आई नॉट, एंड ये पूरा अगर टी है तो ये टी बाई 2 होगा, तो ये टी बाई 4 है, तो इट इज़ टी बाई 4। तो जो हो जाएगा 4 आई नॉट बाई टी हो जाएगा, ये 4 आई नॉट बाई टी हो जाएगा ये। तो वी एल मैक्सिमम इज इक्वल टू एल, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, एल 4 आई नॉट बाई टी, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, यहाँ हमने ढाल निकाल ली बेटे, क्या निकाल ली हमने, ढाल। तो ये पूरा टी है, तो ये टी बाई 4 है, टी बाई 4। ये क्या हो गया आई नॉट, तो टेन थीटा का मान अभी निकाला मैंने आपके सामने, वही यहाँ पर रख दिया मैंने, तो आंसर आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट ऑफ द रेजिस्टेंस 10 ओम वेरीज विद टाइम। ठीक है, ठीक है। 10 ओम प्रतिरोध वाले एक बंद परिपथ में संबंध चुंबकीय फ्लक्स वेबर में दिया है। टी बराबर 1 सेकेंड पे परिपथ में प्रेरित ईएमएफ है ना, वोल्ट में क्या होगा। ठीक है, तो
ई बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी बराबर माइनस ऑफ, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इट इज़ 80 माइनस 4। ठीक है, तो इंड्यूस ई एम एफ एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 1 माइनस 4। तो इंड्यूस ई एम एफ एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 8 में से 4 गए, 4 माइनस 4, मैग्नीट्यूड दिया है 4 लगा दो। सही तो किया है, ठीक है। 80 माइनस 4, टी का वैल्यू 1 रख दिया, 8 में से 4 गए, 4 माइनस 4, ठीक है। When a magnet is made to fall freely through a closed metallic coil, its acceleration is always less than acceleration due to gravity। ये मेटलिक कॉइल है तो इसमें इंड्यूस करंट होगा और इंड्यूस करंट मैग्नेट को पास आने से रोकेगा, क्योंकि लेंज का नियम यही बोलता है, लेंज का नियम ये बोलता है कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि वो फ्लक्स के परिवर्तन को क्या करे, रोके। तो ये नीचे आ रहा है, उसके कारण फ्लक्स परिवर्तन होगा, तो यह डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इस प्रकार होगी कि उसको नीचे आने से रोकेगा, तो उसका एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगा, क्योंकि जी से तो आता, अगर ये कॉइल नहीं होती तो जी से आता, लेकिन अब इसका ये क्या करेगी, इसको अपोज करेगी, एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज लेस देन। एक किसी चुंबक को एक बंद धात्विक कुंडली के अंदर से स्वतंत्र रूप से गिराया जाएगा तो उसका त्वरण हमेशा जी से कम होगा, क्योंकि लेंज का नियम बोल रहा है कि इसमें प्रेरित धारा होगी, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करेगी, मतलब इसके नीचे आने को वो रोकेगी। ठीक है, करंट इंड्यूस इन अ कॉइल अपोजेस द, यही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है और करंट एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, इफ द रीडिंग ऑफ V1 एंड V3, V1 और V3 का रीडिंग अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस VL-RMS और VC-RMS अगर बराबर हो गया तो यह कंडीशन V1 V3 अगर बराबर हो गया तो यह कंडीशन हो जाएगी किसकी, रेजोनेंस की, अनुनाद की स्थिति हो जाएगी। ये दोनों सेम होगा तो अनुनाद की स्थिति हो जाएगी, ठीक है, रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस के अंदर जो ई सप्लाई होता है वह VR-RMS के बराबर होता है। तो V2 का जो रीडिंग है वो 200 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए क्या? क्योंकि ERMS का फॉर्मूला क्या होता है, ERMS होता है रूट ओवर ऑफ VL-RMS माइनस VC-RMS का होल स्क्वायर प्लस VR-RMS का स्क्वायर। अब चूंकि ये दोनों बराबर है तो ये कट गया, तो ERMS ही आपका VRMS के बराबर होता है, और यही आपकी रीडिंग किसकी है, V2 की है। तो V2 की रीडिंग जो है वो 200 वोल्ट के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, 200 वोल्ट अनुनाद की स्थिति हो गई है। ठीक है, और 10 मीटर वायर इज केप्ट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एक वायर को रखा गया जिसकी लेंथ 10 मीटर है, 10 मीटर लंबा तार पूर्व पश्चिम दिशा में रखा गया है और वह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गिर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र मान लो किधर है, अंदर की ओर है, और वो नीचे की ओर गिर रहा है, ऐसे अपन मान लेते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गिर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, नीचे गिर रहा है। ठीक है, द इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल्स विल बी, इंड्यूस ईएमएफ क्या यहाँ पर आप देख रहे हो, आपका जो L है परपेंडिकुलर है V के, और परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ है ना, जो है वो हो जाता है BVL। तो B कितना है, 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ ऐसा यूनिट के अंदर है, ये कितना है 5। ठीक है, और लेंथ कितनी है 10, तो E बराबर ये कितना हो जाएगा 15, 1.5 10⁻³ वोल्ट, E बराबर 1.5 मिली वोल्ट, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा BVL। ठीक है ना, चलिए, वेरिएबल वोल्टेज V बराबर 2T सप्लाइड अक्रॉस इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें से गलत विकल्प चुनना है ना। अपने को परिवर्ती विभव दे रखा है, L बराबर 2 हेनरी दे रखा है प्रेरकत्व। ठीक है ना, ठीक है, धारा तथा समय के साथ ग्राफ परवलयी है, तो आप सब ये VL है तो VL बराबर होता है माइनस ऑफ L di/dt। अगर मैग्नीट्यूड में बात करें तो VL कितना है 2T बराबर L कितना है 2 हेनरी, di/dt, dt किधर आ गया आपका, इधर आ गया, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, t²/2
इज इक्वल टू आई, मतलब प्रोपोर्शनल जो भी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये स्क्वायर आ रहा है, तो जो आपका आई टी ग्राफ होगा वह आई के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, तो ये पैराबोला होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड टी इक्वल टू 2 सेकेंड इज 4 जूल। अब यहाँ पे धारा तथा समय में मध्य परवलय होगा, ये बिल्कुल सही है, अपने को गलत बताना है। समय t बराबर 2 सेकंड पे चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा होती है हाफ एल आई स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू आई का मान 2 सेकंड पे, आई का मान 2 सेकंड पे, तो आई एट टी इक्वल टू 2 सेकंड इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 1 2 से 2 कट जाएगा, 2 एम्पियर है, तो ये 2 एम्पियर है, तो ये हो गया 4 जूल। बिल्कुल सही है, ये भी सही है भैया, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। पोटेंशियल एनर्जी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, पोटेंशियल एनर्जी टी बराबर 1 सेकेंड इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट रेट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टी बराबर 1 सेकेंड पे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऊर्जा 1 जूल पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। अब ऊर्जा का दर, तो ऊर्जा का दर डी यू बाई डी टी हो जाएगा, तो इसका समाकलन कर देंगे, तो हाफ एल आई का समाकलन हो जाएगा 2 आई डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा एल आई डी आई बाई डी टी। और आप जानते हैं ये एल इंटू आई क्या हो जाएगा, एल इंटू आई वी एल हो जाएगा, वी एल इंटू आई आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एल डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा, वी एल इंटू आई, वी एल इंटू आई, तो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू वी एल कितना है आपका 2t, और आई कितना है आपका टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका टी क्यूब, कितना हो गया टी क्यूब। अब वैल्यू कितनी है टाइम की तरह 1 सेकेंड, तो 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, तो 1 जूल पर सेकेंड। तो ये वाला मामला भी बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन सही है ये वाले। पोटेंशियल एनर्जी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, हाँ बिल्कुल, डी यू बाई डी टी आ रहा 1 जूल पर सेकेंड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, क्या जीरो, अभी 2 सेकेंड पे तो 4 आई है, तो ये गलत हो गया, तो जो गलत है वही अपना आंसर है। ठीक है, प्राइमरी साइड ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाइड, द टर्न रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग, अपने को एन पी बाई एन एस दे रखा है, एन पी बाई एन एस अपने को दे रखा है 10:1, क्या दे रखा है अपने को, फेरा अनुपात दे रखा है, प्राथमिक से द्वितीय कुंडली का अनुपात दे रखा है। लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सेकेंडरी इज 46 वॉट, द्वितीय कुंडली से जुड़ा भार प्रतिरोध दे रखा है, लोड रेजिस्टेंस दे रखा है 46, इसमें व्ययित शक्ति निकालना है, बिल्कुल सही बात है, निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं वी एस बाई, चलो हाँ, वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, तो ये भाई साहब हो गया 1/10, वी एस बाई वी पी हो गया 230, 1/10, ये से ये कैंसिल हो गया, तो वी एस बराबर कितना हो गया 23 वोल्ट हो गया। अब पावर कंज्यूम इसमें बताना मेरे को, तो ये एक्चुअली पावर आउटपुट ही बोलेंगे इसको, निर्गत शक्ति, ठीक है ना, तो इट इज़ वी एस स्क्वायर बाई आर, वी एस कितना है 23 इंटू 23 बाई आर कितना है 46, ये से कट गया 2 बार, तो 11.5 वॉट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। द करंट आई इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेरिएशन, ठीक है। वोल्टेज टाइम बताना अपने को, ठीक है, वोल्टेज टाइम में सही परिवर्तन बताना, आईटी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ बताना है, ठीक है। किसी प्रेरक में विद्युत धारा, किसमें धारा है, प्रेरक में, इंडक्टेंस में, तो इंडक्टेंस के अंदर जो वीएल होता है वो माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी होता है, ठीक है ना, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी होता है। तो यहाँ पर देखें टी से 0 से टी बाई 2 के अंदर जो डी आई बाई डी टी है वो तो कांस्टेंट है, कितना है वो भी देख लेंगे, तो ये अगर आई नॉट मान लेता हूँ मैं, तो ये आई नॉट टी बाई 2 है, तो ये 2 पर चले जाएगा, ठीक है। तो अगर डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है तो वी एल भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट वाला ग्राफ एक ही है एक्चुअली, तो ये नेगेटिव में होना चाहिए था, ये पॉजिटिव में, लेकिन ऑप्शन में ये दे रखा है तो अपन ये लगा देंगे,
ठीक है ना, समझ में आया क्या हो गया। जहाँ अरे वी एल बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। अब यहाँ पर ये डी आई बाई डी टी जो है वह स्ट्रेट लाइन है। सरल रेखा के लिए डी आई बाई डी टी मतलब आई टी ग्राफ की जो ढाल है यानी कि स्लोप है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपका वी एल भी कांस्टेंट होना चाहिए और यहाँ भी वी एल कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर करंट बढ़ रहा है, तो करंट बढ़ रहा है तो वी एल एक्चुअली उसका अपोज करना चाहिए। ठीक है, फिर भी ये तो पूरे ही गलत है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। Switch is closed at t equal to 0, then find the value of current I is shown in the diagram at t equal to 0 and t equal to infinite. t equal to 0 स्विच को t बराबर 0 पर बंद किया जाता है, तो चित्र में दर्शाए अनुसार t बराबर 0 और t बराबर अनंत पर धारा I का मान क्रमशः है। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो जो इंडक्टर है वह ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब करंट का फ्लो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, खुला परिपथ बन जाएगा ये प्रेरकत्व। ठीक है ना। तो ये 6 है, ये किसी काम का नहीं बचा, ये 4 है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ये कितना है 30 वोल्ट। तो बैटरी से प्रवाहित धारा बतानी, क्योंकि जो बैटरी से जाएगी वही तो यहाँ से आएगी, ये आई है, तो अपने को आई का मान बताना है। तो आई का मान हो गया 30/10, तो इट इज़ 3 एम्पियर। ये टी बराबर 0 पे मान आ गया। अब टी बराबर इन्फाइनाइट पे स्थायी अवस्था आ जाएगी, स्टेडी स्टेट आ जाएगा। स्टेडी स्टेट मतलब कॉन्स्टेंट करंट को ये इंडक्टर जाने देगा। ये इंडक्टर एक क्लोज्ड सर्किट की तरह काम करेगा, बंद परिपथ की तरह काम करेगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 30 वोल्ट है। अब ये करंट बताना है, तो टी इन्फाइनाइट पे, टी टेंड्स टू इन्फाइनाइट पे जो करंट होगा वो 30 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये आर इक्विवेलेंट जो है 6 और 3 का हो जाता है 2, 2 और 4 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर। तो आपका जो आंसर होगा, पहले कितना आया था टी बराबर 0 का आंसर 3 और फिर 5, यानी कि ये आंसर लगाना है, गलती मत कर देना आप, है ना। पहले जो आंसर है टी बराबर 0 का लिखना है अपने को, 3 और बाद का 5। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मैंने बोल भी दिया हिंदी में भी कि यह टी बराबर 0 पे धारा को रोकेगा, धारा को रोकेगा यानी कि उसका पूर्ण विरोध करेगा, है ना। तो ये खुला परिपथ हो जाएगा, बाद में धारा स्थायी हो जाएगी तो धारा को जाने देगा। प्रेरकत्व स्थायी धारा के लिए एक बंद तार की तरह, शून्य प्रतिरोध के तार की तरह काम करता है। A square wave switching rapidly between 0.5 ampere to minus 0.5 ampere. एक वर्ग तरंग जो तेजी से 0.5 एम्पियर और माइनस 0.5 एम्पियर के बीच बदलती है, एक एसी अमीटर से प्रवाहित धारा। एसी अमीटर क्या मापेगा? एसी अमीटर मेजर करता है आरएमएस करंट। एसी अमीटर क्या मेजर करेगा? आरएमएस करंट, यानी कि आरएमएस करंट बताना है आपको। तो आरएमएस करंट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है रूट ओवर ऑफ आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का होल स्क्वायर dt अपॉन टाइम पीरियड। अरे बोला आया समझ में? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्क्वायर लगा दें, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इंटीग्रल आई फंक्शन ऑफ टाइम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टी। तो ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है, क्या ये आई करंट के स्क्वायर और टी का क्या ग्राफ का क्या एरिया है? ये ग्राफ का क्या क्षेत्रफल है? ये अपॉन टाइम। तो आई आर एम एस का जो स्क्वायर है वह हो जाएगा, अब ये आई टी ग्राफ है, तो अगर मैं आई स्क्वायर में ग्राफ बना दूं, आई स्क्वायर टी में ग्राफ बना दूं, तो ये पूरा ही ग्राफ ऊपर चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। और करंट जो है यहाँ पर 0.5 की जगह पे कितना हो जाएगा? 0.25। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला आई आर एम एस का फॉर्मूला ये होता है, इधर स्क्वायर लगा दिया, ये इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी है। अब वाई एक्सिस पे क्या बन गया मेरा? आई स्क्वायर बन गया, आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम का स्क्वायर बन गया, ये डी टी बन गया। अब मैंने करंट का स्क्वायर कर दिया, तो ये ग्राफ तो ऊपर ऑलरेडी था, ये ग्राफ भी स्क्वायर करने पे ऊपर चल जाएगा और करंट की वैल्यू स्क्वायर करने पे 0.25 हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आई स्क्वायर डी टी। ये एरिया क्या है? आई स्क्वायर डी टी है। तो ये तो लिखा मैंने, जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है? आई स्क्वायर वर्सेस टी ग्राफ का क्षेत्रफल है डिवाइडेड बाई टाइम। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? अब यह 0 है, ये t/2 है और ये t है, तो ये t है, तो ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया? 0.25 इंटू टी, ये क्षेत्रफल हो गया क्योंकि ये आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो ये एरिया कितना हो गया? 0.25 इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कट गया। अब रूट लगा देंगे, रूट लगाने पे ये 0.5 एम्पियर आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात क्या? ठीक है। In an AC circuit, the instantaneous EMF and current are given.
ताक्षणिक ईएमएफ और धारा निम्न प्रकार दी जाती है, ठीक है ना, ठीक है। इन वन साइकिल ऑफ एसी द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट एंड द वॉटलेस करंट आर। एसी के एक चक्र में परिपथ द्वारा व्ययित की गई औसत शक्ति और वाटहीन धारा क्रमशः है। औसत शक्ति इस यानी कि वेद शक्ति क्या होती है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो ई आर एम एस 100/√2, इट इज 20/√2 एंड कॉस फाई इज 1/√2, क्योंकि ये फाई है, ठीक है, फेज डिफरेंस पाई है ना, तो कॉस पाई/4 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2√2, ये कट गया 10 बार, तो कितना होगा 1000/√2 वॉट। तो 1000/√2 इसी ऑप्शन में है। और अपन चलो और निकाल लेते हैं। वॉटलेस करंट, वाटहीन धारा होती है आई आर एम एस साइन फाई। आई आर एम एस 20/√2 और साइन फाई 545 है पाई/4 1/√2, तो 20√2 इंटू 1/√2, √2 हो जाएगा 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर भी आ गई, ये आंसर आ गया आपका। इफ ई नॉट बराबर 20 वोल्ट एंड 25 ओम एंड एल दे रखा है, सी दे रखा है, ई नॉट आर एल और सी दे रखा है, आवृत्ति परिवर्तनशील है, तो एफ बराबर 0 और एफ बराबर अनंत पर धारा क्रमशः होगी। एफ बराबर 0 मतलब डीसी करंट हो जाएगा। अरे बोलो ना, अब यहाँ पर कैपेसिटर डीसी को जाने नहीं देगा, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देगा, तो करंट 0। अब इनफाइनाइट पे देखो यार, आप XC बराबर 1/ωc होता है, यानी कि 1/2πfc होता है। अगर फ्रीक्वेंसी को मैंने 0 कर दी तो XC जो है वह इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये जाने नहीं देगा करंट को। तो फ्रीक्वेंसी 0 करने पर XC है ना इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी को इनफाइनाइट करना, ये होता ω_L मतलब 2πfl। अगर फ्रीक्वेंसी को मैं इनफाइनाइट करूँगा तो मेरा XL इनफाइनाइट हो जाएगा। अब XL नहीं जान देगा करंट को, तो दोनों केस में एक टाइम पर कैपेसिटर रोकेगा तो एक टाइम पर इंडक्टर रोकेगा, तो करंट दोनों टाइम पे 0 होगा। मतलब आवृत्ति को अगर 0 कर दिया तो XC अनंत हो जाएगा, तो 0 आवृत्ति वाले को कैपेसिटर नहीं जाने देगा और बड़ी आवृत्ति अनंत आवृत्ति वाले को इंडक्टर नहीं जाने देगा। तो दोनों केस में एक बार ये रोकेगा एक बार ये रोकेगा, दोनों केस में धारा 0 होगी। द RMS वैल्यू इन टाइम t ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V शोन इन फिगर। चित्र में दर्शाया गया विभवांतर V का समय t पर RMS मान है t। मैंने बोला था अभी आपको थोड़ी देर पहले ही, इसका स्क्वायर कर लो, तो ये हो गया V0 स्क्वायर वर्सेस t। तो ये वाला ग्राफ ऊपर ही रहेगा और 0 का स्क्वायर करने पे 0 ही रहेगा, तो ये t/2 और ये t, ठीक है। तो अभी हमने देखा अपने को VRMS निकालना है, तो VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल V इज अ फंक्शन ऑफ टाइम का होल स्क्वायर इंटू dt/t। तो यह क्या हो गया, यह एरिया हो गया, ये एरिया इस ग्राफ का हो गया। V0 ये V0 स्क्वायर हो गया, सॉरी ये V0 स्क्वायर हो गया। ये ग्राफ को चेंज कर दिया मैंने, ये एक्सिस को मैंने चेंज कर दिया, ये V की जगह पे मैंने कौन सी एक्सिस बना दी, V स्क्वायर एक्सिस बना दी। जब V0 था वो V0 स्क्वायर हो गया, अब इसका स्क्वायर हो गया तो ये V0 की जगह पे V0 स्क्वायर हो गया। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो ये ग्राफ तो नीचे के नीचे ही रहेगा। वो नेगेटिव था इसलिए ऊपर चले गया था पिछले क्वेश्चन में, अब ये 0 पे है तो ये 0 पे रहेगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। अब जो एरिया है, इसका एरिया कितना है, तो V0 स्क्वायर t/2 है, ये एरिया है, और इसका A1 एरिया है, उसका A2 एरिया लेते अपन आता तो, लेकिन वो 0 है, तो A1 प्लस A2 दोनों लेते अपन तो एरिया डिवाइडेड बाई टाइम, तो एरिया इज V0 स्क्वायर t/2 अपॉन t। तो VRMS इज इक्वल टू V0 स्क्वायर बाई 2 रूट V0/√2 विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए, an RL circuit having 100 ohm resistor and 100 inductor are connected in series, ठीक है। पावर फैक्टर बताना है, पावर फैक्टर इम्पीडेंस ट्रायंगल देखो आप, ये R होता है, सॉरी ये XL माइनस XC होता है। अब चूंकि RL है तो ये XL हो गया, XC है ही नहीं, XC होता लेकिन XC है ही नहीं, ये R है ये Z है, तो cos phi इक्वल टू हो जाएगा R/Z। R अपने को दिया हुआ है 100 ओम और हमने को Z निकालना है, तो Z निकालने के लिए मुझे
एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 100, तो एल कितना है 1, तो ये कितना हो गया 100, ये एक्सएल हो गया। तो यहाँ पे जो जेड होता है वह एक्स ही तो है ही नहीं, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, तो ये 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो ये 100√2 हो जाएगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, शक्ति गुणांक निकालना था, शक्ति गुणांक cos फाई होता है पावर फैक्टर। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट आई एंड द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, है ना। अब ये ग्राफ देख के बताना कौन लेग कर रहा है कौन लीड कर रहा है। तो ईएमएफ टी बराबर 0 पे 0 है और करंट टी बराबर 0 पे नेगेटिव में, यानी कि आई लेग कर रहा है ई से। अब कितने से लेग कर रहा है, देखो ये जब मैक्सिमम आ रहा है तो ये π/2 हो रहा है, ये जब 0 हो रहा है तो वो मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि π/2। ई यानी कि करंट क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। तो करंट लेग का ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है ना, वोल्टेज लीड कर रहा है। करंट लेग करना यानी कि आई लेग ई बाय π/2, इसी को हम लिख सकते हैं ई लीड्स आई बाय π/2। वोल्टेज धारा से π/2 कला आगे है, क्योंकि वोल्टेज 0 पे है तब ये नेगेटिव में तो आगे है ना वो। ठीक है, कितना आगे है π/2, देखो ये डिफरेंस दिख रहा π/2। ठीक है, द करंट आई पोटेंशियल डिफरेंस वी, दुनिया जानती है कि करंट इधर होगा, VL 90 डिग्री करंट से आगे होता है और VC करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। तो ग्राफ देख लो अब आप, यही बोला है अपने को। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो आप, ये इफ करंट I1 और I2 मिलकर सुपर इम्पोज होकर I3 बनाते हैं, तो हमने SHM में भी ऐसा देखा हुआ है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो √ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई होता है। तो वो एम्पलीट्यूड ना होते हुए यहाँ पर करंट एम्पलीट्यूड लिख देंगे अपन ये। तो जो एम्पलीट्यूड हो गया वो √ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करना है मेरे को। तो I3 इज इक्वल टू क्या होता है I1 प्लस I2, तो ये 3 sin ओमेगा टी है प्लस 4 cos ओमेगा टी है। तो इन दोनों को पहले तो मैं ऐसा लिख दूं 3 sin ओमेगा टी, सेम फंक्शन बना दूं cos, क्या इसको sin ओमेगा टी प्लस π/2 लिख दूं। अब ये दोनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं। ऐसा अपन ने किया था SHM में भी, ये वेव्स में। ठीक है, तो वे ऑप्टिक्स में भी किया है 3 और ये 4, तो ये 3 और 4। तो जो मेरे को इसको लिखना है, तो इसका जो मेरे को पीक वैल्यू करंट लिखना है उसको मैं I0 बोल देता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बोल देता हूँ। तो ये जो I0 अब आने वाला है, ये वो आपका जो एम्पलीट्यूड निकाल रहा हूँ, यानी कि वही मैं जो I0 निकाल रहा हूँ पीक वैल्यू करंट निकाल रहा हूँ, मतलब इन दोनों को सुपर इम्पोज करके मुझे ये मिलने वाला है, जहाँ पर I0 का वैल्यू एक्चुअली ये थीटा है, ये थीटा है और इसको हम फाई बोलेंगे। ठीक है ना, तो जो I0 है वो कितना होगा 3 16 और फाई कितना 90 डिग्री, तो ये पूरा क्या हो गया 0, तो ये कितना मिला मेरे को 5 एम्पियर। तो मेरा जो I3 है वो हो गया 5 साइन, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी ओमेगा टी। अब थीटा निकालेंगे, तो यहाँ पर जो टेन थीटा निकालने का फॉर्मूला था वो था A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। अब कॉस फाई 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा, तो जो A2 है, A2 कितना है आपका 4 साइन π/2 1 हो गया, बाई ये कितना है 3, तो ये तो 1 हो गया, तो फाई जो है वो आपका 53 डिग्री हो गया। तो आपका जो I3 का जो थीटा है ये वो हो गया 53 डिग्री। तो इसको आपको इस तरीके से करना है, समझ गए क्या। फिर से बता देता हूँ मैं आपको, दो करंट मिलके I3 बना रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को पहले साइन में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये एम्पलीट्यूड करंट है, ये एम्पलीट्यूड करंट है और दोनों में फेज डिफरेंस π/2 का है। तो आप ये फॉर्मूला रट लो, एम्पलीट्यूड वाला नहीं रटो तो ऐसे याद कर लो कि जो I3 होगा वो √ऑफ I1 नॉट का स्क्वायर I2 नॉट का स्क्वायर प्लस 2 I1 नॉट इंटू I2 नॉट कॉस फाई। ठीक है, और जो आपका 10 फाई होगा वह I2 नॉट साइन फाई
I2 नॉट साइन फाई अपॉन I1 नॉट प्लस I2 नॉट कॉस फाई होता है। ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए। ये I1 नॉट है और ये आपका I2 नॉट है, दोनों को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये फाई आ जाएगा। तो ये फाई भी आपको बता दिया मैंने क्या है, तो और ये आपका आंसर भी आ गया, ठीक है ना। A coil of self-inductance 50 Henry is joined. A coil of self-inductance 50 Henry is joined to the terminals of a battery of EMF 2 volt through a resistance 10 ohm. चलो, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 2 वोल्ट की 50 हेनरी इंडक्टेंस है और 10 ओम रेजिस्टेंस है। 50 हेनरी 100 फेराड की एक कुंडली को 100 ओम प्रतिरोध 10 ओम प्रतिरोध के 2 वोल्ट विद्युत बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इस परिपथ में स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है। स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है तो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो स्थायी धारा जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10/2, क्योंकि कांस्टेंट करंट को रोकता ही नहीं है ये, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर। इसी को हम आई नोट बोलते हैं स्थायी धारा, ठीक है, आई नोट। अब ये क्या बोल रहा है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो टाइम इन विच द करंट विल डिके, अब करंट डिके होगा। तो करंट डिके का जो इक्वेशन होता है आई बराबर आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ होता है। तो करंट डिके होगा, करंट घटेगा, स्थायी मान का 1/e तक कम होने लगा है ना। तो कितना हो गया, करंट विल डिके 2, तो करंट जो है वो आई नोट बाई ई हो गया। तो आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, आई नोट कट गया, ई की पावर -1 ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। बेस से मैं पावर को कंपेयर कर दो, माइनस टी बाई टाउ, तो माइनस माइनस कट गया, टी बराबर टाउ। टाउ होता है यहाँ पर एल बाई आर, एल कितना दिया है 50, आर कितना दिया है 10, तो 5 सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या करा मैंने, ये है ना, जैसे बैटरी हटा दी तो धारा क्षय होगी, धारा हास्य होगा। धारा हास्य का जो समीकरण है वो ये होता है, कितनी धारा हो गई, आई नोट बाई ई हो गई। तो वो टाइम बताना था मेरे को, तो आई की जगह आई नोट बाई ई रख दिया, ठीक है। आई नोट से आई नोट काट दिया, ऊपर चले गए, ए की पावर -1, बेस सेम है, आधार समान है, तो उसकी घातों को क्या कर दिया, तुलना कर दी और समय निकाल लिया। Which of the following is wrong statement? An EMF can be induced between the ends of the conductor by moving it through a uniform field. एक कंडक्टर को अगर यूनिफॉर्म फील्ड के लेंथ और ये तीनों अगर वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर हो तो B परपेंडिकुलर टू लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो इंड्यूस EMF होता है BVL। तो ये चीज़ बोली गई है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति कराने पर उसके सिरों पर विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो सकता है, यानी कि कैन बी इंड्यूस्ड। हाँ, ये कंडीशन अगर होगी तो बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है, हमेशा होगा जरूरी नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी दो पैरेलल होगा तो फिर इंड्यूस ईएमएफ 0 आ जाएगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल सही है, एक हो सकता है, मतलब देयर इज अ केस जिसमें हो सकता है ऐसा, मतलब हो सकता है ऐसा इस कंडीशन में। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस बाय चेंजिंग करंट इन अ कॉइल ऑलवेज टेंड्स टू डिक्रीज द करंट। क्या सेल्फ इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है करंट के चेंज होने के कारण जो प्रोड्यूस होता है ना, वो क्या हमेशा करंट के है ना, क्या बोल रहा है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस बाय चेंजिंग करंट इन अ कॉइल ऑलवेज टेंड्स टू डिक्रीज द करंट, क्या हमेशा करंट को घटाने का प्रयास करता है। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ करंट के घटने को भी रोकता है और करंट के बढ़ने को भी रोकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा करंट को घटाता है, घटते हुए करंट को ये मेंटेन भी करता है, सस्टेन भी करवाता है। तो ये तो मेरे हिसाब में गलत हो रहा है, और बाकी भी पढ़ लेते हैं। इंसर्टिंग एंड ये क्या बोल रहा पता है, कुंडली में धारा परिवर्तन से उत्पन्न स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव धारा को घटाने का प्रयास करता है। धारा बढ़ रही होगी तो घटाएगा और धारा घट रही होगी तो उसको मेंटेन करवाएगा, कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। यह धारा को हमेशा घटाने का प्रयास, धारा को मेंटेन भी कराने का प्रयास करता है, तो ये तो गलत बात है। इंसर्टिंग एन आयरन कोर इन अ कॉइल इंक्रीजेट्स इट्स सेल्फ इंडक्टेंस, बिल्कुल बात है, सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल के अंदर आ जाता है। तो म्यू नॉट, जैसे अपन सोलेनॉइड के लिए बात करें तो इट इज़ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, तो यहाँ पे म्यू नॉट के साथ में म्यू आर भी आ जाता है, ठीक है। तो आयरन अगर सॉफ्ट आयरन है तो म्यू आर उसका बहुत ज़्यादा होता है और फिर उसके कारण अपना सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। किसी कुंडली में लोहे की क्रोट रखने पर उसका पेरकत्व तो बढ़ जाता है, म्यू नॉट के साथ म्यू आर आ जाता है। जैसे अपन परिणाले के लिए बात करें तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल होता है 100 पेरकत्व, तो यहाँ पर म्यू आर का गुणा होना कि म्यू आर का गुणा बढ़ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, बिल्कुल सही बात है ये भी। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट अपोजिट द फ्लक्स चेंज दैट कॉज इट। लेंज के नियम अनुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई, बिल्कुल सही बात है। मतलब यही गलत है और गलत ही हमको बताना है, तो हमारा उत्तर दूसरा वाला हो गया।
The current through a 4.6 Henry inductor is shown in the following graph. The induced EMF during the time interval 5 मिलीसेकंड to 6 मिलीसेकंड. ये 5 और 6 मिलीसेकंड में हमने को बताना है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ. 5 मिलीसेकंड 6 मिलीसेकंड में प्रेरित विद्युत वाहक बताना, IT ग्राफ है. तो विद्युत वाहक बल है ना इंडक्टर के अक्रॉस 100 पेरा के अक्रॉस कितना होगा, माइनस ऑफ L di बाई dt. तो यहाँ पर जो है इधर से एंगल लेना पड़ेगा. तो अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा उधर से अगर निकालूँ तो कितना होगा, माइनस का साइन लगा दूंगा. तो ये कितना होगा 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा 1 मिली है तो 10 की पावर -3. ठीक है, क्या हो रहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इधर से निकालता तो मैं प्लस लिखता, लेकिन इधर से निकालना तो माइनस लिख दिया मैंने. तो ये टेन थीटा का जो वैल्यू है वह -5000 आ गई. अरे बोला आया समझ में, यानी कि 5 × 10⁻³ हो गई. ठीक है, तो VL बराबर -L. L कितना है 4.6 इंटू माइनस है, एक माइनस फॉर्मूले का है और एक माइनस वहां का है. तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा. तो VL हो जाएगा कितना 5×5 = 25 होता तो ये 23 के आसपास आउट. ठीक है, 23 आ रहा, +23 हो जाएगा 10 की पावर और +3 है ये एक्चुअली, है ना, ध्यान रखना +3 है ये, 10⁻³ वोल्ट हो गया. ठीक है ना, तो ये प्लस वाला आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि स्लोप भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. इन द एडजॉइनिंग AC सर्किट द वोल्ट मीटर whose रीडिंग विल बी 0 एट रेजोनेंस, है ना, अनुनादी आवृत्ति पे कौन से वोल्टमीटर का पाठ्यांक शून्य होगा. तो अनुनादी में है ना VL RMS और VC RMS बराबर हो जाते हैं, तो L और C पे लगने वाले पे 0 हो जाएगा. तो V4 का वैल्यू 0 हो जाएगा. ठीक है ना, ठीक है, ठीक है. और जो इस पूरे की वैल्यू होगी V5 की, बता भी देता हूँ, V5 V3 के बराबर होगा, कि जो पूरे पे होता है वो सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस ही ड्रॉप होता है, बाकी किसी के अक्रॉस ड्रॉप 0 हो जाता है L और C में मिलके. ठीक है ना, तो V5 बराबर V3 भी रहेगा, भी ध्यान रखो आप. ठीक है ना. करस्पॉन्डिंग टू द फिगर शोन मैच द कॉलम. ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपोजिशन टू द करंट, अगर यह अपने को बात कर रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारती प्रतिघात, प्रेरक प्रतिघात और प्रतिबाधा और प्रतिरोध, तो आप यहाँ पर मैं एक एक डायग्राम बना देता हूँ. प्रतिरोध वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बोलो या एफ बोलो, तो प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है. अगर मैं एक्सएल की बात करूं तो आपको फॉर्मूला ही पता है, एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल विच इज 2πfl, तो समानुपाती होगा. अगर मैं एक्सी की बात करूं तो एक्सी होता है 1/2πfc, तो एक्सी व्युत्क्रमानुपाती होता है एफ के, तो इसका ग्राफ एक्सी वर्सेस एफ का ग्राफ ये वाला बन जाता है. ठीक है, और जेड का ग्राफ ऐसा होता है. जेड का वैल्यू है ना अनुनादी आवृत्ति पे मिनिमम होती है, उसके पहले आवृत्ति कम होने के कारण एक्सी ज़्यादा होता है, एक्सएल कम होता है, आवृत्ति बढ़ने के कारण एक्सएल ज़्यादा होता है, एक्सी कम होता है, और यहाँ पर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाता है. तो ये ग्राफ जेड का होता है. तो यहाँ पर पहला वाला जो है, जो तीसरा वाला ग्राफ है वो रेजिस्टेंस का है. तो थर्ड ग्राफ इज ऑफ रेजिस्टेंस. द ग्राफ 4 is for capacitive reactance. The graph 3 अब कौन सा है ये 2 वाला इसका है, और इम्पिडेंस का ग्राफ 1 वाला है. तो आप देखिए यहाँ पर ए का मैच होगा एस से, ए का मैच होगा एस से, ये वाला आंसर हो गया. तो बी का पी से हो रहा है क्या, चेक कर लेते. बी का पी से हो रहा है बिल्कुल, सी का आर से हो रहा है, और डी का क्यू से हो रहा है, मैच. ठीक है. रेजोनेंस पॉइंट इन XLF और XCF कर्व में अनुनादी बिंदु पे XL और XC क्या होते हैं, बराबर होते हैं. तो XL और XC कब बराबर होंगे, ये कुछ XL का मान है, यहाँ पे कुछ XC का मान है, ये दोनों यहाँ पर बराबर होंगे. तो ये R वाला आंसर आ जाएगा. ठीक है. इन द सर्किट शोन इन फिगर मैच द फॉलोइंग 2 कॉलम्स. इन कॉलम 2 द क्वांटिटीज आर गिवन इन SI यूनिट्स. ठीक है. द वैल्यू ऑफ R अपने को VR RMS दे रखा है, इज इक्वल टू I, सीरीज में करंट तो सेम ही होता है, IR. ये कितना है 40/2, तो R हो गया 20. तो A का Q हो गया.
ए का क्यू, आंसर आ गया। ठीक है, चलो और देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वी सी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस, वही आई आर एम एस इंटू एक्स सी। तो वी सी आर एम एस निकालना है, आई आर एम एस इज 2, तो वी ये 30 दे रखा है तो ये 60 आ गया। तो वी सी आर एम एस इज 60, तो ये पी, ये भी सही हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर वी एल आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल। तो वी एल आर एम एस इज इक्वल टू 2 इंटू 15, तो ये हो जाएगा कितना 30, तो ये वाला भी 30 हो गया। तो ये सी का आर भी आ रहा है, तो डी का एस आ रहा होगा, देख लेते हैं डी का एस। पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू वी एल आर एम एस माइनस वी सी आर एम एस का स्क्वायर प्लस वी आर आर एम एस का स्क्वायर। तो ई आर एम एस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 60 है, ये 30 है, तो 60 में से 30 गए, है ना, मैग्नीट्यूड देखना, ये यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो 30 का स्क्वायर आ रहा है। और वी आर भी आपको कितना दे रखा है, वी आर आपको 40 दे रखा है, वी आर आपको 40 दे रखा है। तो 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर आपको पता ही है 50 आएगा, तो बिल्कुल सही हो गया ये। तो इसका मैच ये हो गया। ठीक है, तो ये आंसर पहले मैंने मार्क कर दिया है, तो देख लो। टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरी स्टेडी करंट आई एन माइनस आई। आई माइनस आई का मतलब क्या है कि जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये आई और माइनस आई का डायरेक्शन से मतलब है। दो बहुत लंबे सीधे समांतर तारों में स्थायी धारा क्रमशः आई और माइनस आई प्रवाहित हो रही है। तारों के बीच की दूरी डी है, ये लो भैया दूरी डी है। किसी निश्चित क्षण पर बिंदु आवेश Q at certain instant of time a point charge Q is placed at a point equidistant from the two wires in the plane of wire। वायर इस बोर्ड के प्लेन में है, तो आपका पॉइंट चार्ज Q भी बोर्ड के ही प्लेन में होना चाहिए, वो भी इक्विडिस्टेंट। तो ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस भी d/2। बिंदु आवेश Q तारों के तल में, तार किस तल में है, बोर्ड के तल में है, तो Q भी बोर्ड के तल में होना चाहिए, समान दूरी पे होना चाहिए। इसका ताक्षणिक वेग v इस तल के लंबवत है। इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जो वेलोसिटी v है वो परपेंडिकुलर है, मतलब मैं मान लूं बाहर है या अंदर है। अरे बोला आया समझ में। तो इस क्षण पर आवेश चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला परिणामी बल होगा। तो अब इसके कारण जो क्षेत्र, लेट इट बी वायर 1, ये लेट इट बी वायर 2, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर होगी, किधर होगी, मिड पॉइंट पे अंदर। ठीक है, कितनी होगी, B1 के कारण अंदर। ठीक है, B2 के कारण भी क्षेत्र किधर होगा, B2 के कारण क्षेत्र भी अंदर होगा, यानी कि नेट क्षेत्र किधर अंदर की ओर है। ठीक है, क्षेत्र किधर अंदर की ओर है, और Q को किधर ले जाना, मेरे को अंदर ले जाना है या बाहर ले जाना, मेरे को इस प्लेन के परपेंडिकुलर ले जाना है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में जो एंगल होगा या तो वो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है आपको? फिर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बात तो तय हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसके कारण फील्ड अंदर, इसके कारण फील्ड अंदर। अब आपको चार्ज को भी किधर ले जाना है, या तो अंदर ले जाना है या बाहर ले जाना है। यानी कि फोर्स, अपना जो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी में एंगल या तो अंदर ले जाएंगे तो 0 डिग्री होगा और बाहर ले जाएंगे तो 180 डिग्री होगा। और आप सब जानते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज इज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, और साइन 0 पे भी 0 होता, 180 पे 0 होता, फोर्स 0 आ जाएगा। यानी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री पे मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। A thin spherical shell is charged by some source. The potential difference between the 2 points C and P, ये spherical shell है, ये पतला गोलीय कोश है। गोलीय कोश के अंदर जो P पे पोटेंशियल होता है, सरफेस पे, सतह पे जो पोटेंशियल विभव होता है वही केंद्र पर भी होता है। तो अपने को निकालना क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस। तो Vp माइनस VC इज इक्वल टू 0। विभवांतर निकालना था, 0 आ गया, विभव समान है। A wire of resistance R is cut into 8 equal piece। एक वायर है जिसको 8 इक्वल पीसेस में काट देंगे, 1 2 3 4, अब देख लेते हैं, 1 2, तो R/8 हो जाएगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तोड़ दिया 8 में, R/8 हो गया। फ्रॉम दिस 2 पीसेस, एक R प्रतिरोध के तार को 8 बराबर टुकड़ों में काटा गया। इन टुकड़ों से इनमें से 4 को एक साथ पार्श्व क्रम में, मतलब पैरेलल में जोड़ा, इनमें से 4 को पैरेलल में जोड़ दिया।
तो R/8 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 R/8, तो ये R/32 हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल में जुड़ने से R का 1/4 हो जाता है, तो R जो है R/8 है, तो उसका 1/4 हो गया, तो R/32 हो गया। ठीक है, क्या बोला है, फ्रॉम टू पीसेस टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दिस टुगेदर इन पैरेलल, देन दिस टू सेट्स, मतलब अगले 4 को भी जोड़ना है। ये भी कितने हो जाएंगे, R/32। फिर क्या बोला है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, ये दो सेटों को किस में जोड़ दो, श्रेणी क्रम में। तो R/32 2 इंटू R/32, तो ये R/16 आंसर आ जाएगा। समझ में आया तुमको, 8 टुकड़े कर दिया, R/8 हो गया, R/8 के 4 बना लिए पैरेलल में, 4 बना लिए पैरेलल में, तो R/32 हो गया, तो जोड़ गए तो 2R/32 R/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 10 ohm resistance, each of resistance R are connected in series to a battery of EMF E, negligible interdependence, then those are connected in parallel to the same battery। ठीक है, 10 रजिस्टर से है ना, each of resistance R, तो 10 रजिस्टेंस है तो ये 10R हो गए। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ, तो जो करंट हो गया E/10R हो गया। फिर क्या करा, एक प्रतिरोध R है, 10 प्रतिरोध है ना, E विद्युत भार नकल है, आंतरिक प्रतिरोध के साथ बैटरी से जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में 10R हो गया, तो धारा ये हो गई। अब क्या बोला है, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में वो R/10 हो जाएगा, तो फिर उसको सेम बैटरी से जोड़ दिया, इन बैटरी के समांतर क्रम के साथ जोड़ दिया जाता है, तो R/10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो धारा होगी वो I' होगी, तो I' जो है वो E/R/10 यानी कि 10E/R हो जाएगी। तो धारा का अनुपात अगर निकालता हूँ I'/I, तो 10E/R, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10R/E, ये से कट गया 100। तो उसने यही बोला है कि धारा कितने गुना हो जाएगी, तो I' विल बिकम 100 इंटू I, तो n का मान कितना होगा, n गुना तो 100 आ जाएगा n का वैल्यू। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इफ गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं होता है। ठीक है, विक्षेप नहीं होता है, तो यहाँ से धारा जाके इधर चल जाएगी, तो जो धारा होगी वह क्या 10/400 प्लस R हो जाएगी, क्योंकि दोनों सीरीज में हो गई है, ये करंट इधर ही जाएगा। तो अब ये 0, ये 2 है, ये 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2 हो गया, तो जो करंट यहाँ गया था वही करंट, जो करंट यहाँ था वही करंट यहाँ है, इधर गया नहीं, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V, पोटेंशियल डिफरेंस 2। ठीक है, तो यहाँ I का वैल्यू आ गया 2/R, तो I का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया 2/R। समझ में आया क्या, जो करंट यहाँ है, ठीक है, वही यहाँ है, क्योंकि यहाँ गया नहीं, तो यहाँ पे जो करंट है वो I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट हो गया। अब यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ 0 और यहाँ 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 2 वोल्ट का आ गया, तो यहाँ जो करंट है I, वही करंट जो यहाँ से आया था वही करंट है ना, यहाँ पर अभी कितना हो जाएगा, 2/R हो जाएगा, है ना। तो ये 2/R बराबर 10/400 प्लस R हो गया। ठीक है, तो है ना, तो ये 2 से कट जाएगा एक बार, ये कट गया 5 बार, तो ये हो गया 400 प्लस R इज इक्वल टू 5R, तो 400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4R, तो आपका R जो है वो 100 ओम आ जाएगा। ये आ गया आंसर, 100 ओम। ठीक है, थैंक यू सो मच।